नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और आपका स्वागत है टीसीएच के संडे स्पेशल में। आज हमारे साथ अशोक वानखेड़े जी तो हैं ही, जिनसे आप सब लोग खूब अच्छे से परिचित हैं। साथ में हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार विकास झाड़े जी। महाराष्ट्र के चुनाव पर इन दोनों लोगों की जबरदस्त नजर है इस समय। बल्कि अशोक जी भी इस समय महाराष्ट्र में ही हैं। अभी वो बता रहे थे कि कोल्हापुर में हैं। और महाराष्ट्र के चुनाव पर पता नहीं क्यों इस बार बहुत ज्यादा गहमा गहमी दिल्ली में दिखाई नहीं दे रही है। थोड़ा दूर भी है महाराष्ट्र, और शायद कुछ ऐसी और बातें हों जिसकी वजह से महाराष्ट्र चुनाव पर बहुत ज्यादा जितनी चर्चा चलनी चाहिए उतनी चर्चा चल नहीं रही है। कल एक खबर आई, दो खबरें आई बेसिकली, जिन्होंने मुझे थोड़ा सा चौंकाया। पहली खबर तो पूनम महाजन जी के इंटरव्यूज आए जो मैं देख रहा था, जिसमें वो एक तरफ बता रही हैं कि उद्धव जी से उनके कितने अच्छे रिश्ते हैं, भाभी से उनके कितने अच्छे रिश्ते हैं, कैसे वो लोग घरेलू बातें डिस्कस करते हैं वगैरह वगैरह। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि प्रमोद महाजन की जिन्होंने हत्या की, उनके हाथ में उनके भाई थे, उनकी ही रिवॉल्वर थी, हो सकता है जो उन्होंने कपड़े पहने हों वो भी प्रमोद महाजन जी ने दिए हुए हों, लेकिन उसके पीछे दिमाग किसका था ये बात अभी तक बाहर नहीं आ पाई है। यानी वो कह रही हैं कि प्रमोद महाजन का जो हत्या उनकी जो हुई थी उसका षड्यंत्र अभी तक खुला नहीं है। पूनम महाजन के ये कहने का क्या मतलब है, और खासतौर पे तब जब इस बार उनको टिकट नहीं दिया गया, लोकसभा में भी विधानसभा में भी, ये सब चीजें हम समझेंगे। दो गठबंधन वहां पर हैं, दोनों गठबंधन में तीन तीन पार्टियां हैं। एक में ओरिजिनल पार्टियां हैं और दूसरी में दो डुप्लीकेट टूटी हुई पार्टियां हैं। इलेक्शन चल रहा है, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो समझना मुश्किल काम है। अशोक जी से हमने वादा किया था, बल्कि अशोक जी ने हमसे वादा किया था कि एक बार सीटें घोषित हो जाएं तो मैं डिटेल में बताऊंगा, अभी कुछ बताना मुश्किल है। तो अशोक जी, हम आपसे ही शुरुआत कर रहे हैं। क्या चल रहा है महाराष्ट्र में? अजित पवार जी नवाब मलिक की वकालत कर रहे हैं और कह रहे हैं कटेंगे बटेंगे नारा हमारे यहाँ मत लगाओ, योगी जी को मत भेजो। ये सब प्लांटेड न्यूज है या कुछ सच्चाई भी है, या जानबूझ के नाटक किया जा रहा है ताकि जो सेकुलर वोट है उनको कुछ काटा जा सके? अशोक जी, धन्यवाद। बहुत दिनों के बाद, एक तो गैप बहुत पड़ा आपके और हमारे वार्तालाप में, और बहुत आप दिनों के जानते हैं बाद मैं किन आज। समस्याओं में उलझा हुआ हूँ, तो बस हाँ, उसकी नहीं, वजह मैं से सब बातचीत इसलिए, हो रही है। तो जब आज मुझे पता पड़ा जी कि मैंने बोला मैं कोल्हापुर में हूँ, लेकिन जुड़ूंगा जरूर। और मेरे छोटे बिल्कुल। भाई साथ में है, विकास, वो जी झाड़े साहब, वो है नागपुर से। तो आप महाराष्ट्र के दो छोर से बात कर रहे हैं। कोल्हापुर एक नागपुर तरफ एक महाराष्ट्र कोल्हापुर, एक एक्सप्रेस भी तरफ चलती है। नागपुर, बिल्कुल। हाँ, एक जी कोल्हापुर एक तरफ, नागपुर एक तरफ। तो दोनों तरफ भोसला है। कोल्हापुर में भी भोसला का राज था, या कोल्हापुर में भी भोसले ही थे। छत्रपति शिवाजी महाराज की जब गद्दी टूटी तो दो पार्ट हो गए, एक सातारा और एक कोल्हापुर। अब यदि हम राजनीति की बात करें तो इतना कंफ्यूजन महाराष्ट्र में कभी नहीं रहा। एक तो महाराष्ट्र में इस बार 6 पार्टियां लड़ रही, दो शिवसेना, दो राष्ट्रवादी कांग्रेस और एक बीजेपी। दोनों सभी जगह जो विद्रोही है उनका बोलबाला है। सभी जगह पैसों का चलन भयावह है। सभी जगह झूठ तबीयत से परोसा जा रहा है। ऐसे में जो एज महाविकास आघाड़ी को लोकसभा में मिला था, वही एज बरकरार रहेगा। इसका लिए मैं, क्योंकि मैं जब से कल से मैं पुणे, सातारा, कोल्हापुर, अब मैं सांगली जाऊंगा, मैं जो भ्रमण कर रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ, क्योंकि कई जगह आंतरिक द्वंद ने बहुत सारा मार किया गया है। यदि मैं कोल्हापुर में कहूँ तो कोल्हापुर में एक जो सीट थी, जो जिसको कांग्रेस ने पहले बी फॉर्म दिया था, वो रातों रात उस बी फॉर्म को हटा के फिर साहू महाराज के परिवार में टिकट दिया गया, और दूसरे दिन उन्होंने विड्रॉ करके फिर वहां पे कांग्रेस अब बिना सिंबल के लड़ रही है। जो आदमी जिसको सिंबल दिया था और वापस लिया, वही अब इंडिपेंडेंट लड़ रहा है, कांग्रेस उसका समर्थन कर रहा है। ऐसे कई जगह पे है। कुल मिला के यदि मैं आज इतना तो आपको बता दूं कि सबसे बड़ा स्ट्राइक रेट जो हो, वो शरद पवार की पार्टी का होगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद चंद्र पवार। नंबर 2 पे एकनाथ शिंदे आएंगे। नंबर 3 पे मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे हैं। नंबर 4 पे बीजेपी रहेगी स्ट्राइक रेट में। और नंबर 5 पे अजित पवार रहेंगे। अजित पवार के राजनीतिक भविष्य के पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और और अजित पवार कांग्रेस की कहाँ अपनी रहेगी? सीट, कांग्रेस कहाँ हाँ, रहेगी? सॉरी, कांग्रेस कांग्रेस भूल कहाँ गया मैं। रहेगी? कांग्रेस बीजेपी के पहले रहेगी स्ट्राइक रेट में। ठीक है। हाँ, तो देखिए, 6-6, 7-7 पार्टी मैं भी गिनवाते समय भूल जाता हूँ। मतलब आपको लिटरली कभी कागज लेके तो हम बैठे नहीं, लेकिन मुझे लगता है जी महाराष्ट्र में डिस्कस करना है तो अब कागज लेके ही बैठना पड़ेगा। ये स्थिति हो गई है। तो कुल मिलाकर स्थिति ये है कि कांग्रेस, जो विदर्भ का गढ़ था कांग्रेस का, जहां कांग्रेस एब्सोल्यूट मेजोरिटी में आ सकती थी, इस बार लोगों ने मन बना दिया था कि विधानसभा में भी देंगे। लेकिन जैसा कि कांग्रेस में हमेशा होता है, टिकटें बेची जाती है।
ऐसा होता है कि जो टिकट जीतने वाला उम्मीदवार था उसको साइड पे कर दिया। ऐसे जगह पे कई जगह पे शिवसेना की तरफ से भी उद्धव ठाकरे की पार्टी में भी कॉम्प्रोमाइज हुए हैं। कई ऐसे एकनाथ शिंदे की सीटें हैं जिसके सामने उद्धव जी के पार्टी से ऐसी सीट दी गई है कि मानो वो शिवसेना एकनाथ शिंदे को गिफ्ट में मिली है। तो क्या ये मैनेज करके सीट दी गई है? क्या लोगों ने क्या बावनकुळे के खिलाफ जो कांग्रेस का उम्मीदवार है वो बावनकुळे ने खुद अपने लिए चुना है? ऐसे कई उदाहरण आपको यूपेन भट्ट में मिलेंगे। एक जगह एक उम्मीदवार जो जीता हुआ उम्मीदवार था उसके जगह एक रिटायर्ड बीडीओ जो 6 महीने पहले रिटायर्ड हो गया उसको टिकट दे दिया गया। वो कांग्रेस ज्वाइन करता है क्योंकि वो नाना पटोले के कोटे में गया। ऐसे कई उदाहरण हैं जहाँ कुणबी बहुल एक क्षेत्र है वहां तेली को दे दिया गया, जहाँ तेली है वहां कुणबी को दे दिया गया। तो ये बस क्योंकि लोग हमको चुनाव जितवा रहे हैं तो हम चाहे किसी को टिकट दे देंगे। इस माहौल में बहुत सारा माहौल बिगड़ा हुआ है। दूसरी तरफ बीजेपी के लिए ये प्रॉब्लम है कि गठबंधन का यदि धर्म देखे तो गठबंधन में नेताओं के गठबंधन से काम नहीं होता जब तक नीचे वोट ट्रांसफर नहीं होता, वो गठबंधन यथार्थ के धरातल पे नहीं उतरता। अब नीचे वोट ट्रांसफर कैसा होगा? यदि एकनाथ शिंदे बीजेपी के खिलाफ लड़ रहा है, एकनाथ शिंदे के लोग देवेंद्र फडणवीस को गाली दे रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस अजित पवार को गाली दे रहे हैं, अजित पवार बीजेपी को गाली दे रहे हैं। यदि आपस में ये टकराव हो रहा है तो फिर नीचे गठबंधन में वोट ट्रांसफर कैसे होंगे? लोकसभा नतीजों के बाद देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि हमारा गठबंधन ऊपर हुआ लेकिन नीचे वोट ट्रांसफर नहीं, इसलिए हम हारे। तो यदि आपके नीचे वोट ट्रांसफर नहीं हुआ तो उसके लिए क्या हो रहा है? आज एकनाथ शिंदे का मंत्री कहता है कि जब मैं अजित पवार के साथ बैठता हूं तो मुझे उल्टी आने जैसा लगता है। उनका एक उम्मीदवार कहता है कि सुनील तटकरे जो अजित पवार का राइट हैंड है वो महायुति को यानी एनडीए गठबंधन को लगा हुआ कैंसर है। जब ऐसी बातें होती है, दूसरी तरफ संघ से लेके बीजेपी से लेके सभी ने एक ही लाइन ली है, कटोगे तो बटोगे तो कटोगे, जो जिसके जन्मदाता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। अब जब आप बटोगे तो कटोगे के नारे के साथ एक नरेशन बनाने के लिए चल रहा है तो लगातार उस पर हमला अजित पवार ही कर रहे हैं। अजित पवार ने कहा कि ये शाहू की भूमि है, अंबेडकर की भूमि है, फुले की भूमि है। यहाँ कटना और बटने वाला काम कभी नहीं होता, यह हमेशा जोड़ने वाला काम होता है। इसलिए कटेंगे और बटेंगे टाइप जो लोग हैं ये बाहरी व्यक्ति है, उनके कहने में मत आइए। अब वो योगी को भी बाहरी व्यक्ति कह रहे हैं, अमित शाह को भी बाहरी व्यक्ति कह रहे हैं, तो ऐसे में क्या इनका वोट ट्रांसफर होगा? ये अहम सवाल है। कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार और उद्धव ठाकरे की शिवसेना, इनमें टिकटों में थोड़ी बहुत गलती हो गई होगी, लेकिन अभी तक जब तीनों नेता बैठते हैं या तीनों राजकीय दल है, कम से कम एक दूसरे के खिलाफ कीचड़ नहीं उछालते। बिल्कुल, तो ये बात उससे सहमत ऊपर हूं का मैं। गठबंधन है तो नीचे भी वोट ट्रांसफर हो रहा है जैसा कि हुआ। दूसरी बात, अभी कोल्हापुर में मैं बैठा हूं। कोल्हापुर में मेरे कजिन है, उन्हीं के घर में खाना खाने आया दोपहर का। मैंने बोला यहीं से मैं लाइव करूं। तो सुभाष चौहान है, वो यहाँ पे अपना उनका बिजनेस है। उनके यहाँ जो नौकरानी काम करती है, जब उसको कोई पूछता है कि आपको 1500 रुपए मिल रहे हैं तो वो बोलती है तेल का भाव मालूम है कि क्या है। तो महंगाई का तड़का इतना हो गया कि वो 1500 रुपए ऊंट के मुंह में जीरा हो गया। इसके पहले में भी मैं चंद्रपुर जब गया था, चंद्रपुर से जब मैं यवतमाल में ट्रैवल कर रहा था तो पांढरकवड़ा जा रहा था, तो रास्ते में मैंने खेत में उतर के महिलाओं को पूछा, जो सोयाबीन का खेत था, महिला काम कर रही थी। तो मैंने पूछा क्या मौसी अब तो पैसा मिल गया? बोले हाँ मिल गया। बोले अब तो ठीक लग रहा है, हर महीने 1500 आएंगे। उन्होंने कहा कि हमको 1500 रुपए नहीं चाहिए, हमको सोयाबीन का भाव चाहिए। 2 साल से सोयाबीन घर अशोक पड़ा जी, हुआ है। अशोक जी, मैं चाहता हूं मेरे चैनल पे महिलाओं ने जो कहा वो मराठी में आप बताएं, सुनने का अपना आनंद होता है जी। सुनने का आनंद ऐसा है। तो यदि मैंने उनको जब पूछा की काय 1500 रुपये भेटले, आता तुम्हाला 1500 रुपये अकाउंट मध्ये आलेत, कसं वाटतं? म्हणजे तेलाचा भाव माहिती आहे का तुम्हाला? तेलाचा एक पिपा 2000च्या वर येते, कसं जीवन जगणार माणूस? और विदर्भ में गया तो विदर्भ की लँग्वेज में म्हणलं काय मावशी आता पैसे आले, आता मजाच मजा, म्हणलं लय पैसे आले आता अकाउंट मध्ये। तब एक मावशी तो हंस दी, लेकिन दूसरी मावशी मेरे सिरे सर पे आ गई। उन्होंने कहा काय म्हणता रे? म्हणे 1500 रुपये 1500 रुपये 60% म्हणे तुझ्या 1500 रुपये आले। 2 वर्षापासून सोयाबीन घरी पडून आहे म्हणे। सोयाबीनले भाव आहे का? आमच्या सोयाबीनले भाव दे, 2 तुले साल 1500 से रुपये आम्ही देतो म्हणे। तुम 2 मेरे साल से सोयाबीन को भाव सोयाबीन दो, घर पड़ा है 1500 रुपये बिकने को, मैं तुमको बिल्कुल। देती हूँ। यस। जब ये स्थिति आ गई है तो अनरेस्ट है। अभी जो मेरे पास खबर है कि संघ के कम से कम
कई कार्यकर्ता जिस मंच का एक जिक्र विकास भी करेंगे, क्योंकि विकास ने ही मुझे वो व्हाट्सएप भेजा था, जिसमें कई बुद्धिजीवियों को, क्योंकि महाराष्ट्र में निर्भय बनो विचार मंच बना, जो लगातार संविधान के ऊपर, सरकार के कुकर्मों के ऊपर का पर्दा उठाते हैं, उनके खिलाफ संघ ने एक नया मंच बनाया और उसमें कई बुद्धिजीवी, तथाकथित बुद्धिजीवी जोड़ दिए गए, जो 2014 के बाद पद्मश्री वगैरह मिले ऐसे लोग। और ये लोग प्रयास करेंगे। तो सुना मैंने 65 ऑर्गेनाइजेशन इकट्ठा होकर संघ के साथ वाले, वो सब मिलके घर घर में जाके पर्चा बांट रहे, जिसमें ये बता रहे हैं कि राहुल गांधी विदेश में भारत की बदनामी कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी विश्वगुरु बना रहे हैं, हम सब एक होना चाहिए, जाति पाति में नहीं मानना चाहिए, हम जाति पाति मानेंगे तो कैसा होगा, एक जातिगत जनगणना गडकरी जातियों ने में भी कोई बांटने वाला बयान है। दिया है, हाँ, गडकरी ने भी ऐसा तो कोई बयान दिया, जो जाति की बात बयान करेगा दिया। उसको जूता पड़ेगा टाइप का। हाँ, हाँ, तो ये जो बातें हो रही है, ये कुल मिलाकर ये वो लिपापोती करने की बात हो रही है जो कुकर्म इनने की है। देखिए, चुनाव में आदमी बड़े कॉन्फिडेंस से जाता है जब उसने अच्छे काम किए होते हैं, और अपनी फहरिस्त गिनाता है वो, कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मेरे अधूरे सपने पूरे करने के लिए मुझे फिर 5 साल दो, लोग देते हैं। लेकिन आपने किया क्या? आपने भट्टा बिठा दिया महाराष्ट्र का। करप्शन पीक पे है। करप्शन यहाँ 15% का करप्शन है, 3% 3 पार्टी के, 3% काम करने मुझे सारा मैनेजमेंट का, और 3% एक ड्राइवर के जो इस सरकार को चला रहा है दिल्ली में। 15% का कमीशन देने के बाद यदि वो आदमी 15% अपने लिए निकलेगा, तो 30% कमीशन लेके 70% में कौन सा काम कर सकता है ठेकेदार? मैं अभी कराड़ से जब कोल्हापुर आया, तो मैं पिछले 3 साल से आ रहा हूं, वो रास्ते की स्थिति वही के वही है। रास्ता अभी बन ही रहा है, क्योंकि ठेकेदार काम करने को तैयार नहीं। किस किस को कमीशन देगा ठेकेदार? 3-3 राजनीतिक दल के लोग आते हैं कमीशन मांगने, हर दल कहता कि मैं सरकार में हूं, काम ठप सा पड़ा हुआ है, लोग त्राही त्राही हो रहे हैं। तो ये महाराष्ट्र की 60,000 ठेकेदारों की अभी तक बिल पेमेंट है, वो नहीं हो रहा है। लाडली बहना करीब करीब 40-45 हजार करोड़ का लफड़ा है, बोझ है। उसके बाद गौ माता, राजमाता, ये जो नया शगुफा निकाला, उसमें भी 1500 रुपए एक देसी गाय पे दोगे तो वो 40-45 करोड़ रुपए का है। 1 लाख करोड़ का जुगाड़ ये है, 8 लाख करोड़ का कर्जा है, 2 लाख करोड़ डिफिसिट है। आज 11 लाख करोड़ से महाराष्ट्र डाउन है। नवाब मलिक को टिकट दिया, वो टिकट अजित पवार के कोटे में था। कौन होती है भाजपा? नवाब मलिक को टिकट क्यों दिया बोलने वाले? क्योंकि आपने नवाब मलिक के खिलाफ स्टैंड लिया, इसलिए आपको तकलीफ है। तो क्या अजित पवार के खिलाफ स्टैंड नहीं लिया था? क्या अजित पवार को चक्की पीसिंग एंड पीसिंग नहीं बोला था? क्या अजित पवार के खिलाफ आप एक बैलगाड़ी भर के औरंगाबाद बेंच पे डॉक्यूमेंट लेके नहीं गए थे? सिंचाई घोटाले का पाप कौन करेगा? आज यदि विदर्भ में आत्महत्या होती है तो 17,000 करोड़ का सिंचाई घोटाला उसके लिए जवाबदार, कौन इसका जवाब नहीं देगा? ये सवाल उठ रहे हैं, इन सवालों के जवाब नहीं, इसलिए फिर आप उनको कहते हो कि देश खतरे में है। ये हिंदू बटेगा तो कटेगा नहीं है, हिंदू बटेंगे तो हम हटेंगे, ये नरेशन है। और हिंदू नहीं बटेगा तो हम काटेंगे। देश बचेगा। क्या काटेंगे? सत्ता की फसल काटेंगे, सत्ता का मक्खन काटेंगे। तो कुल मिलाकर अभी भी महाविकास आघाड़ी को एज है, लेकिन फिर मैं हमेशा कहता हूं कि 2014 के बाद जब से नरेंद्र मोदी और अमित शाह आए, चुनाव कई सेक्टर में होते हैं। चुनाव में मतदाता की लिस्ट अहम होती है, चुनाव में उम्मीदवार अहम होता है, उसके बाद चुनाव के दिन बूथ पे आपके लोग हैं कि नहीं अहम होता है, उसके बाद सी फॉर्म पे साइन होने के पहले मशीन सील होती कि नहीं होता है, उसके बाद मशीनें ठीक से रखी जाती कि नहीं वो देखना पड़ता है, और उसके जब गिनती के समय लोग अपने अंदर चाहिए, सी फॉर्म के अनुसार, C-17 के अनुसार वोट आते हैं कि नहीं आते हैं देखने होते हैं। उसके बाद जो वोट मशीन से कंप्यूटर पे चढ़ते हैं, वो कंप्यूटर में चढ़ते चढ़ते मतों में गड़बड़ हो जाती है। इंडिपेंडेंट के मत बीजेपी को चली जाती है, जो बीजेपी से आप 500 मत से डाउन था वो एकाएक 600 मत से ऊपर हो जाता है। तो इतने लेवल पे आपको सजग होना है, क्योंकि आप भाजपा के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ रहे हो, आप चुनाव आयोग से लड़ रहे हो, आप ईडी सीबीआई से लड़ रहे हो, आप पुलिसिंग सिस्टम से लड़ रहे हो, आप अथा अकूट ब्लैक मनी से लड़ रहे हो, आप एक विचारधारा से नहीं लड़ रहे,
आप इतने जगह लड़ रहे हो तो आपको सजग होना जरूरी है। क्या वो सजगता विपक्ष ला पाएगा? क्या हरियाणा से कुछ विपक्ष सीखेगा? और सीखना चाहिए कम से कम, हमें लगता है। नहीं तो फिर इस बिल्कुल। लोकतंत्र के चुनाव के कोई मायने नहीं होंगे, ये हंसी मजाक रह विकास जाएगा। भाई की तरफ चलते हैं, विकास भाई की तरफ चलते हैं। विकास भाई, आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, खूब आपका स्वागत। नागपुर मुझे धन्यवाद। एक बहुत मजेदार जगह लगती है। नागपुर दो वजहों से मजेदार जगह लगती है। एक तो ये कि बाबा साहब अम्बेडकर का भी वहां पे चैत्य भूमि है और आरएसएस की भी वहां पे जन्मभूमि है, और दूसरा वहां का भी भोजन बहुत शानदार होता है। भोजन की बात मैं नहीं करूंगा क्योंकि कोल्हापुर से अशोक जी हैं, उस पर अलग से एक प्रोग्राम किया जा सकता था कोल्हापुर के भोजन पर। खैर, तो नागपुर में अभी और उसके आसपास का जो इलाका है उस पर कुछ मैं चाहूंगा कि आप डिटेल देना चाहें या जो भी आप कहना चाहें। हाँ अशोक भाई, कुछ कहना चाहें इंटरवेंट तो कर रहा बताइए। हूं, मैं भले ही कोल्हापुर में हूं लेकिन मैं विदर्भ का हूं। आप कोल्हापुर हम्म। के तांबड़ा रस्सा पांडा रस्सा का अपना जगह है, लेकिन मेरा साहू भी अपनी जगह है। साहू जी मैं अपनी कहने जगह वाला दूसरी था, बात, साहू जी संतरे की मुझे बेहद बर्फी, पसंद है। संतरे की बर्फी और कहीं नहीं मिलेगी आपको। अशोक जी, साहू जी वो वजह है जिसकी वजह से वर्धा से जब मैं लौटता हूं, क्योंकि जितने दिन वर्धा में रहता हूं मैं, आप जानते हैं, शाकाहारी रहता हूं पूरी तरह से। तो वर्धा से लौटने के बाद मैं कभी दोपहर की फ्लाइट नहीं लेता हूं, हमेशा लेट नाइट फ्लाइट लेता हूं, क्योंकि साहू जी का करने के बाद ही मैं फ्लाइट पर बैठता हूं। तो साहू जी मुझे भी बेहद पसंद है जी भाई। तो विकास जी, धन्यवाद अशोक जी। मैं भाऊ के अच्छा बात को ही आगे बढ़ाता हूँ। हाँ एक और बात जोड़ दूं मैं। अशोक जी सड़कों की जी। बात कर रहे थे, विदर्भ का मेरा अनुभव है, पिछले साल विदर्भ थोड़ा मैंने घूमा था किसी वजह से। विदर्भ में भी सड़कों की हालत बहुत खराब है। मतलब रोड़े पड़े हुए थे, बगल बगल से लोग निकल रहे थे, पूछने पे मालूम चल रहा था कि 3 साल से सड़क बन रही है, 4 साल से सड़क बन रही है। तो विदर्भ में भी मतलब विकास की स्थिति तो बहुत गड़बड़ है जी। बाकी आप जैसा चाहें। अब अब विदर्भ के विकास की बात अगर हम करते हैं तो भाऊ ने एक वीडियो बनाया था कि गडकरी साहब के अरमान थे कि ये यहाँ पे नाग नदी जाती है और नाग नदी से बोट चलाएंगे वो। और ये जो ट्रैफिक होता है ना, वो जो शहर का ट्रैफिक है, जो पब्लिक सर्विसेज नहीं है ट्रांसपोर्ट। कुछ ट्रांसपोर्ट हम्म। की, तो वो नाले से, वो नदी यानी नाला ही है वो, तो उसको वो नदी बना के बहुत अच्छे से उसको सर्वांग सुंदर बना के वहां से बोट चलाने वाले थे, लेकिन वो वो बताने की बात रही। मैं और बाद विकास में भाई बस बारिश। एक सेकंड टोक रहा हूं आपसे माफी के साथ, कि होता क्या है कि जी हमारे नेता लोग जब यूरोप घूम के आते हैं, एम्स्टर्डम देख के आते जी हैं, डेनमार्क देख जी के आते हैं, मैं भी गया था, तो वहां से ये सब आइडिया लेकर आते हैं, ये भूल जाते हैं कि वहां जो नाले जिनको उनको लगते हैं वो समंदर से पहला तो जुड़े हुए हैं, और दूसरा वहां के लोग इतने ईमानदार हैं कि उन नालों में कोई थूकता नहीं है। हमारे यहाँ नालों को जिस बिल्कुल तरह से नरक बनाया जाता है, आप तो दिल्ली में लंबे समय तक रहे हैं और मैं यही नाले के बगल में रहता हूँ, इस दिल्ली में। तो हमारे यहाँ जिस तरह के नाले और नदियों के साथ हम व्यवहार करते हैं, उसके साथ तो आप समझ रहे हैं कि क्या हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो गडकरी साहब जब विदेश से आते हैं तो बड़े बड़े पत्रकारों को बताते कि मैं ऐसा करने वाला हूँ, हवा से ये चलाऊंगा, उससे ये करूंगा, समुन्द्र में विमान उतारूंगा वगैरह वगैरह। लेकिन नागपुर के बाद बारिश इतनी हुई कि रास्ते पे बोट चलाना पड़ा। पर फिर भाव ने एक अच्छा वीडियो बनाया था कि गडकरी का सपना पूरा हो गया कि नाले पे नदी पे तो नहीं चला पाए लेकिन रास्ते पे बोट चलाने लगे हैं। और रास्ते पे बोट कौन चलाने लगे? कांग्रेस वाले चलाने लगे। उनको भी चांस मिला कि नहीं चलो अभी अपने को अभी चांस मिला है तो उनको धो डालना है। तो आपने जब रास्ते की बात की तो ये रास्ते की स्थिति है ही है कि जहां पे सीमेंट रोड बनाए हैं वहां के पार्टिकल्स उड़ते हैं, गाड़ियां जाती है, उससे कई सारी बीमारियां फैल रही है बच्चों को और बड़ों को भी। डॉक्टर बोल रहे हैं कि ये ठीक नहीं है, हेल्थ के प्रॉब्लम हो रहे हैं, श्वसन के प्रॉब्लम हो रहे हैं। लेकिन वो गडकरी साहब मानने को तैयार नहीं। ठीक है, आगे सबको भुगतना पड़ेगा। हाँ, नागपुर में जो जो है और जहां जहां पे सीमेंट रोड बन रही है उनको भुगतना पड़ेगा। टायर रोड जो थे तो वो तो पता नहीं तार रोड को क्या कर दिया उन्होंने, वो बंद ही कर दिया, नया ही कर दिया। अब आते हैं चुनाव की तरफ। मैं विदर्भ में घूम रहा हूँ, यवतमाल, उधर चंद्रपुर, बाकी सब इलाकों में मैं जब गया तो भाऊ ने जब कहा है कि महाविकास आघाड़ी को ये है, तो सही बात है कि जब जब महाराष्ट्र में सरकार कांग्रेस की बनती है तो मेजोरिटी विदर्भ सपोर्ट करता है, यानी कांग्रेस का गढ़ आज भी है। सिचुएशन क्या है? यहाँ के विदर्भ के लोग बोलते कांग्रेस को मेरा वोट लो, मेरा वोट लो। लेकिन इनकी यारी दोस्ती ऐसी है कांग्रेस के नेताओं की बीजेपी के साथ, नहीं नहीं तुम्हारा वोट नहीं चाहिए हमें, हाँ तुम रुक जाओ, हाँ बस हम इधर ये सेटलमेंट करने में खुश है।
तो ये जो है वडेट्टीवार रहे या यहाँ के नाना पटोले रहे, सब जो नेता विदर्भ के, उनकी दोस्ती भाजपा के नेताओं से, गडकरी फडणवीस के साथ इतनी गहरी होती है कि देखो तुम्हें भी निकलना है, इनको भी निकलना है, मैं भी जीतूंगा, जिसकी भी सरकार आएगी अपना बराबर बराबर चलते रहेगा। इससे लोग वरीड है, मतदाता में थोड़ी चिंता है कि अगर ऐसा ही होता रहेगा तो कैसा होगा। भाऊ ने जैसे बताया कि जो कभी नौकरी करता था उसको टिकट दे दिया, तो ये कांग्रेस, ये इंडिया गठबंधन बोलेंगे, जिसे महाविकास आघाड़ी बोलेंगे महाराष्ट्र में अगर चुनाव है तो इसमें बहुत ज्यादा पैमाने पे हुआ है। फिर अगर रामटेक में क्या हुआ मैं बताता हूँ। नागपुर जिला का कांग्रेस अध्यक्ष जो है राजेंद्र मूलक, जो कांग्रेस के पृथ्वीराज चौहान जी के रिश्तेदार है, वो मंत्री भी रहे हैं और एक टर्म एमएलसी रहे, एक टर्म वो एमएलए भी रहे हैं। रामटेक का टिकट उनको नहीं मिला कांग्रेस से, तो और वो शिवसेना के पास गया, उद्धव ठाकरे जी के पास, तो उद्धव ठाकरे जी ने अपना खड़ा कर दिया। तो इन्होंने कांग्रेस के नेताओं ने बोले कि अरे तुमने तो इतने साल मेहनत किया, उनको टिकट चला गया, तुम अपक्ष चुनाव लड़ो। तो एक दूसरे को वो अपक्ष चुनाव लड़ रहे हैं और दिखावे के लिए उनको क्या किया कल कि नहीं तुम्हें पक्ष पार्टी से निकाला गया, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन इससे क्या होगा, ये आपस में ही लड़ रहे हैं और नेताओं ने, जैसे सुनील केदार जो थे 150 करोड़ का उनके ऊपर आरोप है, जेल में भी थे और बाहर आए हैं तो जमानत पे है, उनको टिकट नहीं मिल सकती, वो चुनाव नहीं लड़ सकते कि उनको उनके ऊपर शिक्षा का ये है। तो उन्होंने कांग्रेस की लिस्ट जारी होने के पहले ही कांग्रेस का नामांकन अपने पत्नी का कर दिया, तो सब अपना जुगाड़ उन्होंने जमा दिया और जहां जहां पे कांग्रेस के और बाकी है तो उन्होंने अपक्ष उम्मीदवार अपने खड़े कर दिए। तो अंतर्गत लड़ाई जो है तो इतनी ज्यादा है, लेकिन तब भी मुझे लगता है कि महाविकास आघाड़ी को डरने का कुछ ये नहीं है, क्योंकि ये हमेशा हर चुनाव में विदर्भ में होते आ रहा है और वैसा इस बार भी है, थोड़ा कम ज्यादा होते रहेगा। लेकिन इस वक्त क्या हुआ है, भाऊ ने भी बोला था कि शरद पवार जी बहुत अच्छा घूम रहे, कल भी थे और इतनी ज्यादा सेलू में उनका मीटिंग हुआ, सभा रैली हुई, इतनी ज्यादा भीड़ थी और वाशिम में योगी आए थे, खाली कुर्सियां थी। तो माहौल यहाँ का अभी ऐसा है कि नहीं, कोई भी रहे उम्मीदवार की तरफ हमें नहीं देखना है, हमें महाविकास आघाड़ी को चुनकर लाना है। तो उस हेतु से ये आगे बढ़ रहे हैं। अभी दो बातें इसमें भी है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस का नेता कोई नहीं है और ये बीजेपी में भी कोई नहीं है। उधर से अमित शाह जी सब ये करते हैं, तो इधर राहुल गांधी जी करते हैं, उनकी तरफ ही देखकर ये होता है। तो जो भी ये अपने आप लड़ते रहते हैं। लेकिन परसों राहुल जी आए थे 2 दिन पहले, यहाँ पे संविधान सम्मान रैली हुई, परिषद हुई, उसमें जब आए बहुत अच्छा रहा, शानदार रहा। भाऊ ने जब बताया था ना कि 65 ऐसे एनजीओ के लोग जो थे, जो राइट विचारधारा के हैं, लेकिन उसमें पद्मश्री वगैरह मिलने वालों को किया कि नहीं ये तो संविधान तोड़ने की बात करते हैं ना। तो राहुल गांधी लोगों को भड़काते, जातिगत ये करते, जाति के नाम पर ये करते हैं। तो शहर के कुछ लोगों को, नागपुर के विदर्भ के कुछ लोगों को लेके वो पर्चे बांट रहे, सही बात है, लेकिन उनका कुछ भी परिणाम ऐसे होने वाला नहीं। मैंने कुछ लोगों से बात भी किया, अरे आपने तो, आप गांधीवादी है, सेवाग्राम में दिखते हैं मुझे हमेशा, विनोबा विचार केंद्र में दिखते हैं, और आप अभी ये आरएसएस ने जो बनाया है वो पर्चे बांट रहे। नहीं नहीं नहीं, बोले यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि राहुल गांधी कुछ बोले और हम निकले। बोले आपको, आपकी बात मानने वाला कौन मानेगा, क्योंकि आप तक राजनीति में कभी नहीं आए। आप तो एक, आपकी भूमिका हमेशा एक ये रही कि आप शांत रहते थे, क्या होता है क्या नहीं उसके ऊपर आप कभी बात भी नहीं करते थे। लेकिन अभी बाहर निकले तो वो बीजेपी को क्यों करना पड़ा है, तो क्योंकि राहुल गांधी ने जब संविधान बचाओ निकाला, और जब 1 साल से आप देख रहे होंगे कि ऐसी कॉपी लेके आते हैं कि ये देखो हमें संविधान बचाना है, तो राहुल गांधी जी ने उस दिन संविधान की बात की तो कोल्हापुर से ये इन्होंने, देवेंद्र फडणवीस जी ने एक स्टेटमेंट दिया, वो कोल्हापुर में थे तब, कि राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में कौन थे, सब लेफ्ट वाले थे और मुझे वहां पे शहरी नक्सलवाद दिख रहा है। यानी जो थे योगेंद्र यादव से लेके जो थे, और यहाँ पे जो 3 दिन सर जी, हाँ हाँ आप भी थे, हम भी थे, हम भी थे, हम भी विदर्भ के इसमें, तो ये शहरी नक्सलवाद दिखता है।
और लाल रंग जो है वो ऐसा ये बांटने का काम कर रहा है, यानी पूरा बांटने का काम। तो मैं कितने लोगों ने एक सेकंड रोक जी रहा हूं विकास भाई। ये जी लाल रंग वाला जो संविधान की प्रति है, इसका विमोचन जो किया था हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र बिल्कुल भाई बिल्कुल मोदी जी ने किया था। अशोक भाई, आपके पास मैं आ रहा हूं। ये प्रमोद महाजन की बेटी का जो बयान आया है, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा है। मैं चाह रहा था इस पर आपकी एक टिप्पणी। प्रमोद महाजन की हत्या हो गई, ये सारे दुनिया ने देखा। प्रमोद महाजन एक्सीडेंट में नहीं गए, भाई ने गए, भाई ने गोली चलाई अपने भाई को, और वो गोली मारने के लिए चलाई। उसके बाद वो खुद जाके पुलिस स्टेशन में जमा हो गए। सवाल है, एक भाई दूसरे भाई को गोली कौन मारेगा? एक भाई को प्रमोद प्रमोद महाजन ने अपने भाई को क्या कमी की? उसको अच्छी जॉब दिलवाई थी, पूरा परिवार वो देख रहे थे। ऐसा क्या कारण हो गया कि छोटे भाई को बड़े भाई पे गोली मारनी पड़ी? वो साइकिक नहीं थे, कुछ भी नहीं थे। क्या किसी ने उनके दिमाग में कुछ डाला था? क्या प्रमोद महाजन को राजकीय दृष्टि से अपन नहीं निपटाते, इसलिए पारिवारिक रूप से निपटाया गया था? जो पूनम ने कहा उस पे सच्चाई है। कुछ सवाल अनसुलझे हैं, कुछ के जवाब नहीं और मिले। और उस भाई की भी अशोक जी जो मृत्यु होती है वो हार्ट अटैक से होती है, जब वो पैरोल पर था। पैरोल पे आता है। उसके बाद गोपीनाथ मुंडे जो उनका बहनोई है, उनकी भी हत्या हुई है। क्योंकि जो एक्सीडेंट हुआ, जिस गाड़ी में डेंट नहीं लगा, ड्राइवर को खरोच नहीं आई, गनमैन को खरोच नहीं आई, शरीर पे एक भी खरोच नहीं, और गोपीनाथ मुंडे मृत्यु पा गए। क्या गोपीनाथ मुंडे गाड़ी में मरे? हार्ट अटैक से मरे? हार्ट का उनका कोई केस नहीं था? क्या गोपीनाथ मुंडे पहले मरे थे, गाड़ी में बिठा दिए गए? ऐसे कई सवाल आज भी गोपीनाथ मुंडे के प्रेमी पूछते हैं, जिसका जवाब किसी के पास नहीं। गोपीनाथ मुंडे या प्रमोद महाजन के हत्या से किसको फायदा होता? एक इन्वेस्टिगेशन का कॉमन मिनिमम रूल है। यदि इसकी हत्या हो गई तो इसकी हत्या से जिसको फायदा हो गया, वही लोग हत्या कर सकते हैं। इसलिए पहली बार पुलिस उनको देखती है। पहला आरोप वहीं जाता है। प्रमोद महाजन जिंदा होते तो यकीनन इस देश के प्रधानमंत्री, वो अडवाणी जी को एक बार प्रधानमंत्री जरूर बनाते। जो नहीं हुआ और जो हो रहा है, जो होने वाला था, इन तीनों को आप जोड़ोगे तो आपको इसके जवाब मिल जाएंगे। कुछ एक आईपीएस ऑफिसर थे जिनके ऊपर, बंजारा साहब, जिनके ऊपर हत्या का, जिन्होंने कोर्ट में जो एनकाउंटर नकली करने का जिनके ऊपर आरोप भी था, उनके मेरे व्यक्तिगत संबंध भी थे। उनका शादी, मतलब उनकी बेटी ब्याही है नाइक परिवार में, पुसद के, जो मेरे जिले में लगता है। तो एक नजदीकी मेरी थी, उन्होंने जो बातें कही, मैं उनको कोर्ट में कर भी बातें बता भी सकता हूं, लेकिन वो बवाल कर देगी। नहीं नहीं। और मैं नहीं चाहता कि बवाल हो। उन्होंने जो मुझे गुजरात के राजनीति का गंदा सच बताया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और ये मैं उस आदमी के मुंह से सुन रहा हूं जो उसमें पार्टी था। इसलिए पूनम ने कहा तो सही कहा। पूनम का टिकट क्यों कटा? और यदि पूनम का टिकट कटा तो फिर बाकी जगह टिकट क्यों दिए गए? सवाल यह है। पूनम नॉन परफॉर्मर थी? क्या पूनम ने अपना दायित्व नहीं संभाला? क्या पूनम ने संगठन का दिया हुआ काम नहीं किया? या पूनम का टिकट इसलिए कटा कि वो प्रमोद महाजन की बेटी थी? सवाल ये है। ऐसे कई सवाल है। और ये पेंडॉक्स बॉक्स से साहब, यदि ये खुल गया, भानुमति का पिटारा, तो इसमें कई लोगों के लिए असहजता होगी। लेकिन पूनम ने अपना दर्द बताया, और बहुत दिनों के बाद ये दर्द बाहर आया शायद। जहां तक मुझे
मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है, एक व्यक्ति जो उस समय बैठा हुआ था प्रधानमंत्री जी के साथ, उसी ने मुझे ये बताया कि पूनम महाजन का टिकट शायद प्रधानमंत्री जी देना चाहते थे, वो चाहते हुए भी नहीं दिलवा पाए। अब प्रधानमंत्री जी के टिकट को कहे हुए को कौन मना कर सकता है, ये सब दर्शक भी जान सकते हैं और आप भी जान सकते हैं। तो ये जो स्थिति है, इसने मुझे पूनम, मुझे इस बात का भी अच्छा भी लगता है कि कम से कम पूनम ने अपने दिल की बात कह दी, भले इतने सालों बाद होगी, लेकिन दिल पे इतने दिनों से बनी हुई दबी हुई चीज थी, कहीं ना कहीं तो बाहर आ गई। अच्छा, जिस तरह से अमित शाह जी, दोनों लोगों से मैं ये आखिरी सवाल ले रहा हूँ, जिस तरह से अमित शाह जी ये इशारे कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री फडणवीस बनेंगे, तो ये शिंदे साहब के लिए कितना दर्द का मसला बनेगा? क्योंकि घोषित तो नहीं किया है, लेकिन इशारा तो मतलब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग महाराष्ट्र की राजनीति को मुझसे बहुत 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 बेहतर जानते हैं कि इशारा तो वो साफ साफ कर रहे हैं कि अगले मुख्यमंत्री फडणवीस होंगे। देखिए वो अशोक भी जी, एक बात तो जी। तय है, एक बात तो बड़ी तय है कि जब एकनाथ शिंदे को, सॉरी, क्या एकनाथ खड़से का तो वैसे भी बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। एकनाथ जी शिंदे को बिल्कुल। जब उप मुख्यमंत्री पद दिया, तो पूरे महाराष्ट्र के बीजेपी वर्कर को ये लग रहा था कि 103 लोग हमारे पास और उप मुख्यमंत्री पद क्यों। तो मैंने तब भी कहा था, जब एकनाथ शिंदे टूट करके आए और सरकार बनी, तब मैंने कहा था कि बीजेपी को सत्ता में आने का, बीजेपी का सत्ता में आने का पासवर्ड जो है, ओटीपी जो है, वो एकनाथ शिंदे था। अब आपने देखा होगा, जब आपको ओटीपी आता है तो उसमें लिखा रहता है कि ये 10 सेकंड के लिए है। वन टाइम पासवर्ड होता है वो। तो वन टाइम पासवर्ड यूज हुआ है, अब पासवर्ड की जरूरत नहीं, ऐसा बीजेपी को लगता है। एकनाथ शिंदे स्ट्राइक रेट भी अच्छा हो गया, तो कितना लड़ी कितने रहे हैं, उसमें कितने जीत पाएंगे। तो एकनाथ शिंदे भरकस प्रयास कर रहे हैं कि बीजेपी इतनी सीटें नहीं ले आए कि अपने बलबूते पे बनाए। बीजेपी मेरे बगैर सरकार नहीं बनाए, ये स्थिति एकनाथ शिंदे कर रहे हैं। उधर अजित पवार कह रहे हैं कि आप भी मुझे मूर्ख मत समझो, बराबर, मैं भी आपका खेल बिगाड़ दूंगा, मेरे बगैर आप सरकार नहीं बना पाओगे, ये भी मैं देख लूंगा। इन तमाम चीजों में जो रायता फैला है, उसमें सरकार ही नहीं बन रही, ये सत्यता है। इसमें मैं विकास जी, मैं इसमें हाँ आपके पास ही आ रहा हूँ कि इसमें मैं विकास जी आपके पास ही आ रहा हूँ, मेरा सवाल ले लीजिए, फिर बातचीत खत्म ही हम कर रहे हैं कि हाँ अशोक जी जिस तरह से बता रहे हैं, अगर उसको देखा जाए, मान लीजिए 6 पार्टियां हैं, 6 के पास अपनी जी अपनी सीटें आएंगी, और ये तो शायद कहा ही जा सकता है कि कोई एक पार्टी अपने दम पे पूर्ण बहुमत नहीं ला पाएगी। तो अभी जो आप कह रहे थे वो तो कहिए ही, साथ में मैं चाहूंगा कि ये बताइए कि क्या चुनाव के बाद फिर जो है पत्ते फेंटे जा सकते हैं इधर से उधर? इसमें देखिए, अभी मैं एक बात जोड़ना चाहता हूँ कि अमित शाह जी ने जो संकेत दिए थे कि फडणवीस जी सीएम हो सकते हैं, उसे संकेत बोल सकते हैं, कि सीधा सीधा नहीं बोले उन्होंने। लेकिन महाराष्ट्र की जनता ये कभी स्वीकारेगी नहीं, क्योंकि महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन जोरों से चल रहा है, और उसमें ओबीसी का भी आंदोलन चल रहा है कि रिजर्वेशन के लिए। अगर ऐसे इसमें ये मैसेज, ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर ऐसा मैसेज देके बीजेपी अपने पावर पर पत्थर क्यों डाल रही है, कुल्हाड़ी मार रही है, वैसा कुछ हो गया है कि अगर फडणवीस बनते हैं। और जब भी आपने ये कहा था कि गडकरी जी ने भी कहा था कि मैं जातिवादी को नहीं मानता हूं, लेकिन इन नेताओं के पास अगर स्टाफ देखे उनका, ओएसडी से लेके सेक्रेटरी से लेके जो पीएस होता है, वहां से लेके 100%, 99%, 0.99% ये ब्राह्मण ही होता है। तो उनके एबीवीपी के होते हैं और आरएसएस के इससे आते हैं। तो इसके ऊपर बहुत सारी चर्चा भी हुई, लोग भी नाराज होते रहे, तो इनका विश्वास दूसरों के ऊपर नहीं है। तो ये जाति के बारे में बोलना उनका कोई ये उचित नहीं होता है कि वो खुद ही वैसे ये कर रहे हैं। जाति के बारे में झाड़े साहब, जाति के बारे में हाँ, बात करने से वही मना करता है, उसको ही डर लगता है जिसको जाति का फायदा होता है, जिसको जाति का बिल्कुल, नुकसान होता है वो तो हमेशा बात करेगा, है कि बिल्कुल नहीं? बिल्कुल एकदम सही बात है। तो वो सिचुएशन वैसी दिखाई जा रही है। लेकिन अभी महाराष्ट्र में जो सिचुएशन आ रही है,
महाराष्ट्र के लोग सोच रहे हैं कि वो डर तो यह है कि हरियाणा जैसा ना हो जाए, क्योंकि भाव ने भी बताया था और आपने भी जो बताया था कि अभी 500 हुए तो बाद में वोट कितने आ जाएंगे, ईवीएम में क्या होगा, तो वो डर थोड़ा सा है। लेकिन अलर्ट रह के अगर चुनाव होता है तो महाविकास आघाड़ी को आज के दिन भी कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि ये पता है जहां पे सभाएं लग रही है एनजीओ के जो है प्राध्यापक प्रोफेसर श्याम मानव की सभाएं, वो उन्होंने संविधान बचाओ का अभियान शुरू किया, तो उन्होंने पुलिस में चुनाव आयोग ने ये कर दिया कि नोटिस भेज दिया उनको कि नहीं बिल्कुल सभाएं नहीं होगी, इससे कायदा और सुव्यवस्था का प्रॉब्लम हो रहा है। अगर संविधान की बात कर रहा हूँ तो कैसा क्या होता है, तो हम कोर्ट में भी गए, वो लोग कोर्ट ने भी उनको एक जस्टिस जोशी मैडम की, उन्होंने भी बोला कि इमरजेंसी का ये नहीं है, बाद में चर्चा होती रहेगी। तो ऐसे हर जगह पे उनको रोका दिया जा रहा है कि इतना डर उनमें है अभी कि आगे क्या होगा। तो इसमें ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र का चुनाव और हमें 4-5 दिन देखना है कि इसमें क्या क्या बदलाव होते हैं। लेकिन दोनों पार्टी में वहां पे शिवसेना यूटी में भी और यहाँ पे महाविकास आघाड़ी में भी, दोनों इसमें नोकझोंक तो चल रही है अंदर अंदर के अंदर। लेकिन ये जो बीजेपी का जो मैसेज गया है अमित शाह जी ने दिया है कि देवेंद्र फडणवीस सीएम हो सकते हैं, तो ये किसी को डाइजेस्ट होने वाली बात नहीं, और इससे बीजेपी का नुकसान बहुत ज्यादा हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। कांग्रेस एक कांग्रेस के एक एक बड़े एंगल नेता उसमें का, ये भी, अशोक भाई एक मैं एंगल आप ये भी आपके ले पास सकते ही हैं आ रहा अशोक हूँ, जी। आपके पास अशोक जी, आपके नहीं नहीं, पास ही आ रहा एक हूँ, मिनट, आप इसी का मेरी सुनो। एक एंगल ये भी हो सकता है इसमें कि जब उनको मालूम है कि अपनी सरकार ही नहीं बन रही तो फिर नाव उछालने में क्या जाता है। मैं आ रहा था, उसी पर आ रहा था मैं मैं आपसे ये कह रहा था, कांग्रेस के एक बड़े नेता का फोन आया, अच्छे मित्र हैं हमारे, मेरे कम मित्र होते हैं नेता लोग, लेकिन वो अच्छे मित्र हैं, उनका फोन आया दिवाली के दिन। मैंने पूछा बताइए महाराष्ट्र में क्या हाल है, तो उन्होंने कहा सामने वाले घर में हमसे ज्यादा झगड़ा है। बाकी बाकी तो मैं हाँ। क्या कहूं जो रिजल्ट आएगा। लेकिन सवाल अजय विकास भाई जो टाल गए, मैं चाहता हूं आप उस सवाल का जवाब देके आज की बातचीत खत्म करें। 6 पार्टियां लड़ रही हैं, जिसमें से 4 पार्टियां ऐसी हैं जो 2 पार्टियों से बनी हैं, यानी टूट के 4 पार्टियां बनी हैं। जी चुनाव हो जाता है, मान लीजिए अपक्ष जिसको महाराष्ट्र में कहा जाता है, या हम लोग जिसको कहते हैं निर्दलीय उम्मीदवार, वो भी मान लीजिए थोड़े ठीक ठाक संख्या में जीत जाते हैं। एक सिनेरियो मैं ऐसे ही दे रहा हूं, तो बिल्कुल। क्या उसके बाद भी पत्ते फेंटे जा सकते हैं अशोक जी? क्या इ- इधर इ- से उधर, उधर से इधर का खेल हो सकता है? देखिए, महाराष्ट्र इसमें के हाँ राजनीति में विचारधारा, नैतिकता, इसकी कोई जगह नहीं है, सब खत्म हो गया देश की है। राजनीति में, देश की राजनीति में ही नहीं है। देश की राजनीति में तो महाराष्ट्र में कल कौन किसके गोद में बैठेगा। परसों तक अभी छगन भुजबल ने बोल ही दिया कि मैं बीजेपी में सिर्फ इसलिए गया था हाँ, कि मुझे ईडी का डर था, ईडी के ईडी डर का से मुझे मैं। कोई लेना राइट देना नहीं राइट। बीजेपी का। तो ये जो शब्दों की बदलाव है, ये बदलाव संकेत दे रहे हैं कि भूकंप आने वाला है। लेकिन भूकंप जब आता है तो कुत्ते बिल्कुल परेशान हो जाते हैं। सबसे पहले उनको पता पड़ता है, जब कुत्ता विचलित होता है तो आदमी परेशान होता है कि कुत्ता बहुत ज्यादा विचलित हो रहा है, अलग अलग आवाजें निकाल रहा है, बार बार इधर से उधर घूम रहा है, लगता है भूकंप आ रहा है। लेकिन मैं बस ये आप इस मानता उदाहरण हूँ से समझ इसमें। जाइए। लेकिन हाँ मैंने इसमें किसी को कुत्ता नहीं कहा, ये भी मैं क्लियरिफाई कर देता हूं, और वो भी इसलिए मैं क्लियरिफाई कर देता हूं कि कुत्तों में भी ईमान होता है, ईमानदारी और होती ईमान है। होता है। बिल्कुल। इसमें एक बात जोड़ना चाहता हूँ कि देखिए ये अगर सरकार बनने की बात रही और 19-20 का ये रहा, तो मुझे नहीं लगता कि शरद पवार जी के गुट के या उद्धव जी के गुट के उधर जाने की, जितना लूटना था उतना तो लूट ही लिया उनको। अगर आना ही है तो हो सकता है कल अगर ये स्वीकारते हैं तो अजित पवार जी आ जाए, क्योंकि वहां पे तो उनका दम घुट ही रहा है। लेकिन भूकंप जो आएगा तो उसमें ये महायुति में ही आएगा, महाविकास महायुति में आघाड़ी में आएगा। आने का, महायुति में ही आएगा। महाविकास आघाड़ी में भूकंप आने के चांसेस बहुत रेयर है अभी, कि जितना आना था उतना हो गया। अशोक चौहान तो चले गए और कौन जाने का कोई यही नहीं है अभी, तो फिर मुझे लगता है कि ये अच्छे संकेत है झारखंड में, महाविकास आघाड़ी के लिए। झारखंड में जब तमाशा चल रहा था चंपई सोरेन को लेके, तो एक वरिष्ठ पत्रकार हमारे मित्र हैं, उनसे बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि चंपई सोरेन को मैं 30 साल से जानता हूं और वो कहीं नहीं जा सकते, ये मेरा दावा है। और ये पॉलिटिकल नहीं, पर्सनल दावा है। अगले दिन सुबह सुबह खबर आई कि चंपई सोरेन साहब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो हमारी जो नेताओं की नैतिकता है, विचारधारा है, 2 4 10 लोग हर जगह होते हैं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस में मैं 20 लोगों का नाम, 25 लोगों का नाम ले सकता हूं जो सब कुछ हो जाएगा लेकिन पार्टी छोड़ के नहीं जाएंगे। बीजेपी में आप ले सकते हैं, लेकिन
उन 2-4-10 लोगों को छोड़ के बाकी पार्टियों के जो एमपी एमएलए का चुनाव लड़ते हैं वो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है कि उसके बाद उनको उस इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट कमाने की जरूरत होती है। अब चुनाव में क्या होता है क्या नहीं होता है, हमारे दोनों पैनलिस्ट का ये कहना है कि अभी तक महाविकास अघाड़ी को एज प्राप्त है, उतनी एज नहीं जितनी लोकसभा में थी, लेकिन एज प्राप्त है। 4-5 दिन बाद विकास जी ने कहा कि कुछ नया डेवलपमेंट होगा, तब तक क्लियर होगा। तो 4-5 दिन बाद एक बार हम फिर से दोबारा इन लोगों को परेशान करेंगे और लेके आएंगे कि क्या डेवलपमेंट है। आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया अशोक जी, नमस्कार। बहुत शुक्रिया विकास जी। नमस्कार।